वन मेरा नाम रेणु कक्कड़ है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो एनसीईआरटी की एसएसटी की क्लास शुरू कर रही हूँ, जिसका टाइमिंग मैंने 9:30 रखा था। और यह क्लासेस में सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की ही बुक्स समझाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के एग्ज़ाम में किस तरीके के पेपर आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम समझते हैं पहला चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें क्या क्या चैप्टर में क्या क्या आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम करेंगे प्रीवियस ईयर के। सबसे पहले चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम चैप्टर को समझ लेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैंने यहाँ चैप्टर ज्योग्राफी का लिया है, यानी कि भूगोल का चैप्टर लिया है। भूगोल का चैप्टर मैंने इसलिए लिया कि बच्चों के लिए ईजिली होता है, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और उनको समझना भी ईजी होता है। अगर मैं सबसे पहले हिस्ट्री उठाऊँ तो हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, और उसे समझने में और समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी लिया। चलो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला चैप्टर है कि हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। आपको ही पता है कि जितनी भी ब्रह्मांड में है, पृथ्वी में जितना भी ब्रह्मांड है, ये सौर मंडल है, उसी में जो सारी चीज़ समाई हुई है, तारे और छोटे छोटे जो चीज़ें, उल्कापिंड, जितने भी हमारे जो चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में हैं, वही चीज़ हमारे पृथ्वी पर दिखाई देती है। यानी कि पृथ्वी में क्या क्या चीज़ें, तारे हो गए, सूरज हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, और ऐसे ही बहुत सारे ग्रह जो है, जो अब धीरे धीरे अपनी सतह से ख़त्म होते जा रहे हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि सबसे पहला जो पैराग्राफ दिया है, उसमें पैराग्राफ में मैं आपको समझा देती हूँ कि उन्होंने एक बोला है कि एग्जाम्पल दिया है कि सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। अर्थात हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह के समय क्या आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु भी दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, कभी कभी अंधेरा होता है, रात में हमें 1 या 2 तारे दिखते हैं। धीरे धीरे ये तारे क्या हो जाते हैं, टिमटिमाहट करनी बंद कर देते हैं। हमें 1 या 2 तारे, कई बार इतने सारे तारे दिखने हो जाते हैं। कहते हैं इन संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। इसमें से कुछ चमकीली होते हैं तो कुछ धुंधले, यानी कि कुछ दिखाई देते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े, यानी चमकते हुए हीरे दिख रहे हों। इसमें से कुछ टिमटिमाहट प्रतीत होती है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। अब ये बिना किसी टिमटिमाहट के क्या होते हैं, चंद्रमा के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिए कि ये एक नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये जितने भी बिना टिमटिमाहट, ये चमकते नहीं हैं, वो किसके समान होते हैं, चंद्रमा के समान होते हैं। इन चमकीली, आगे देखिए लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यानी कि आप चंद्रमा को देखते हैं ना, इन मतलब चमकीली मतलब तारों को ही बात हो रही है यहाँ पे। तारों के साथ साथ हम मून को भी अपने साथ देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग आकार, यानी कि ये हर समय कभी आधा होता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा, कभी पूरा होता है। अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात में ये बहुत पूरा दिखाई देता है। क्या दिखाता है, चंद्रमा हमें पूर्ण दिखाई देता है। और आप पूर्ण चंद्रमा का 1 महीने में 1 बार दे सकते हैं। जब हमारा पूर्णिमा आती है तो हम 1 बार दे सकते हैं, अमावस्या आती है तो हाफ हमें क्या दिखता है, मून दिखता है। तो यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद, वो कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद अमावस्या की रात होती है, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है। नई चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसे ही रात में अगर आसमान साफ़ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह हम कर सकते हैं। यानी कि आसमान अगर बिल्कुल क्लीन होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह देख पाएंगे। अगला उन्होंने कहा है कि आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता, मतलब आपने जो ऊपर की बात बोली है कि वो बात सोच के आपको किसी बात का आश्चर्य नहीं होता कि दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी वस्तु को हम क्यों नहीं देखते। क्योंकि क्या ना, जहाँ अंधेरा होता है, अमावस्या की रात होती है, अंधेरी रात होती है, उसी दिन हमें चंद्रमा आदि ये वगैरह दिखते हैं। अगर धूप होएगी, सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा पड़ेगी धरती पर, तो हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो वही चीज़ है जब सूरज की रोशनी, क्योंकि सूरज के अत्यधिक तेज के प्रकाश के कारण ही रात के समय चमकने वाली वस्तु हमें कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि सूरज का प्रकाश ही इतना तेज होता है। वो तो हमारे से
8 मिलियन दूर है, जब जाके हमें तब भी उसकी गर्मी महसूस होती है, तो वो पास आ जाएगा तो क्या होगा। तो यही चीज़ उन्होंने बोला। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कीजिए या नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी कि जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जितनी भी हमारे सौर मंडल में चीज़ें होती हैं, चाहे वो सन ले लीजिए, चाहे मून ले लीजिए, चाहे इसके अलावा रात में जितने सारे तारे हैं, उपग्रह हैं, जितने भी हैं, वो सब हमारे खगोलीय पिंड का ही हिस्सा है। आगे कह रहे हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों की अपना आकार बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, ऐसे गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती। अब जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, मैंने अभी ऊपर ही आपको बताया था कि जिसकी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, दूसरों की ऊष्मा और प्रकाश से चमकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चंद्रमा भी दूसरे की प्रकाश और ऊष्मा से चमकते हैं। वे सभी हमारे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, यानी कि उत्पन्न होते हैं, और इन सभी को हम खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा यहाँ पे बताया गया है। ये एक थोड़ा सा छोटा सा यहाँ देखिए, आओ सीखें, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि कागज़ के माध्यम से एक टॉर्च करते हैं और उसको चारों वृत्त एक वृत्त की खींचते हैं लिखा, और उस वृत्त को सुई के अंदर करते हैं। उसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वही मैं आपको रीड आउट करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब कह रहे हैं कि रात के समय जितने भी अनगिनत तारे, यानी कि जितने भी अनगिनत तारे हैं सूर्य के हैं, समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि अत्यधिक छोटे दिखाई देते हैं। जो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर तारे वो कहाँ दिखाई देंगे? हम सिर्फ उनकी गर्मी को और उनकी रोशनी को ही हम समझ पाएंगे। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज जहाँ कितना छोटा होता है, कितना छोटा दिखाई देता है। बहुत ऊंचाई पे उड़ रही है चीज़ें, ऊपर से देखते हैं नीचे हमें छोटी चीज़ें, अब नीचे से ऊपर देखेंगे तो वो भी छोटा ही दिखाई देगा। तो उस बात को यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे आगे कह रहे हैं, ये जो पिक्चर दे रखी है ना, आप इसके बारे में भी समझिए। इसमें पिक्चर में बता रहे हैं कि यहाँ पे देखो आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे तारे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट तारे आपको देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो तारे हैं ना, ये तारे कोई शेप बना रहे हैं, आपने ध्यान से देखा होगा, ये तारे शेप बना रहे हैं। इन तारों को क्या होता है कि ये जो तारे हैं, जब एक साइड में, यानी ये कितने हैं, ये 7 तारे हैं, जब ये तारे कोई शेप बनाते हैं, ये कोई आकार बनाते हैं, तो उस आकार में जब हम कोई भी दिशा में खड़े हैं, अगर वो दिशा हमारी सीधा, हम किस दिशा में खड़े हैं, चाहे पश्चिम दिशा हो गई, ये पूर्व हो गई, हम उत्तर दिशा में खड़े हैं, तो उत्तर दिशा में देखने पर ये जो अगर हम तारों को देखते हैं तो हमें उत्तर दिशा की ओर बताते हैं। ये पहला कहा जाता था कि जब भी हम टाइम को देखते थे, तो टाइम को देखने में जो ध्रुवी तारवा होता है, ध्रुवी तारवा जिस दिशा में होगा वही टाइम हमारा उसी दिशा में होगा। ये उत्तर दिशा होगी, ये अगर पश्चिम है तो पश्चिम दिशा होगी, पूर्व दिशा है तो पूर्व दिशा के बारे में ये पिक्चर्स में बताया गया। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे पेपर में भी इस क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आगे क्या है कि आगे मैंने यहाँ तक पढ़ा। अब उन्होंने कहा है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। यानी कि रात के समय में बहुत सारे तारों की शेप बनी हुई दिखती है, कभी 7 बना हुआ दिखेगा, कभी 2 नंबर दिखेगा, कभी स्टार सर्कल में दिखेगा, तो अलग अलग शेप में दिखाई देते हैं। उन्हीं सबको हम नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट को आप नोट डाउन कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए छोटे छोटे, अगर आपसे पॉसिबल हो। बाकी ये देखते हैं, आगे देखते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी का ही एक प्रकार है, ये इसी को ही हम नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। इसका नाम बताया अलग अलग, वो डिफरेंट, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि का मतलब होता है जो 7 ऋषि, यानी कि 7 संत, यानी 7 समूहों, इसको जो तारे हैं जो मैंने अभी पिक्चर में समझाए थे उन्हीं को कहा जाता है सप्त ऋषि। अब इन ऋषियों के हिसाब से क्या कह रहे हैं कि जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि
वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह और नक्षत्र मंडल को दिखाए। अब उससे क्या होगा, उससे हमें पता चलेगा कि वो किस दिशा को बता रहा है, क्या बता रहा है। आगे देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि दिशा का निर्धारण तारों की सहायता, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट के लिए मेरे पास अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, अगर होता तो मैं आपको हाईलाइट के लिए भी ऑप्शन कर देती कि आप इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए कि यहाँ पे जो भी तारा है वो आप इसको हाईलाइट करके नोट डाउन कर लीजिए कि ध्रुव तारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने कहा है चित्र 1 में देखिए कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, मतलब एक अंदाज़ा लगाने वाली रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, वो सीधा ध्रुव तारा की ओर ही इशारा करेगी, यानी कि ध्रुव तारा की ओर ही हमें बताएगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होती, यानी कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो बिना चमकने वाले तारे होते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, उनकी अपनी कोई भी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य की रोशनी से अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे तारों के प्रकाश को प्रकाशित होते हैं, तो उन सभी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, पिंड यानी ग्रह कहलाते हैं। अब ग्रह जो हैं उनके बारे में बताया गया। पहले हमें बताया गया था कि किस प्रकार खगोलीय पिंड में कौन कौन से होते हैं। खगोलीय पिंड के बाद नक्षत्र मंडल कौन कौन से होते हैं, इसको अर्सा मेजर और बिग बेयर भी कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बता रहे ग्रह क्या होते हैं। ग्रह की अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होते, वो दूसरों के तारों से प्रकाशित होते हैं। तारों में सूर्य भी होता है, सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रमिभ्रमक। प्रमिभ्रमक मतलब होता है कि यानी कि जो ग्रह है, ये ग्रह चारों ओर घूमने वाले हैं, यानी कि एक सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये ग्रह सारे चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर ये सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर ये ग्रह आपस में चक्कर लगाते हैं। जितनी ही दूरी पे चक्कर लगाते हैं, सारे ही ग्रह चक्कर लगाते हैं और सही आकार में चक्कर लगाते हैं। तो उसी बात को वहाँ पे बताया गया कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, अब ये वाला पॉइंट देखिए कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। यह अपना प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, यानी कि एक ग्रह है वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी ये सारे जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर, उनकी अपनी एक दिशा है, वो इतने दिशा में इतने चक्कर लगाते हैं वो सारे। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, जैसे पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे है, वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है, लेकिन वो दोनों चमकती हुई दिखाई प्रतीत पड़ती है, यानी कि दिखाई देती है या दिखाई पड़ती है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। लाइन दे रखी है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो लाइन कह रहे हैं कि कुछ रोचक तथ्य जितने भी होंगे, जिसके भी होंगे, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस की चारों ओर छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जो छल्ले हैं जो ये दिखाई दे रहे हैं, उनका यही है कि जो ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और यूरेनस ग्रह, ये ग्रह सूर्य के चारों ओर दिखाई देते हैं। और ये छल्ले जो दिखाई देते हैं, इसमें छोटे छोटे इन ग्रहों के बीच में छल्ले दिखाई देते हैं। सूर्य के ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, उनके ग्रह के आकर छोटे छोटे पिंड दिखाई देते हैं और इसको दूरबीन की सहायता से देखे जाते हैं। मतलब इतने छोटे होते हैं कि इसे दूरबीन की सहायता से देखे जा सकते हैं। आगे देखें, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह जो पट्टी जिसकी मैंने बात करी थी, जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के आसपास होते हैं। और ये ग्रह, और यही ग्रह आपके जो होते हैं वो हमारे मेन ग्रह होते हैं। जो यहाँ पे नीचे आपको मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे छोटी छोटी आपको देख रहे हैं कि बुध ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है और शुक्र ग्रह के चारों चक्कर लगाने में इतने दिन लगता है पृथ्वी में। और ये जो 4 ग्रह होते हैं, इन 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और जो सबसे ज़्यादा सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह होते हैं। ये ग्रह सारे जितने भी होते हैं वो चट्टानों से बने होते हैं। उसके बाद जो दूसरे ग्रह की बात करी जा रही है, यहाँ पे जो दूसरे ग्रह है बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, ये जो ग्रह सूर्य से दूर होते हैं चारों के चारों, और इनका आकार भी बहुत बड़ा होता है। प्लस ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा है।
अब इसमें लिखा है कि जो ग्रह है वो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यहाँ पे चंद्रमा की बात हो रही है कि चंद्रमा भी एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। पृथ्वी का मतलब एक सहचर, एक दोस्त, एक सहपाठी भी बोल सकते हैं। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के साथ समान, पृथ्वी के समान जो अन्य ग्रह हैं वो भी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनसे ही उनके पास भी उनकी खुद की चंद्रमा भी होती है। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, कही गई है। सौर मंडल के बारे में बताया गया है कि सौर मंडल जो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड होती है, जैसे क्षुद्र ग्रह जैसे उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर मंडल परिवार का नाम देते हैं, और सबसे जो बड़ा होता है उसमें सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चाहे तारे ले लीजिए, चाहे अपने आप में पृथ्वी ले लीजिए, उपग्रह ले लीजिए, ग्रह ले लीजिए, ये जितने भी हमारे खगोलीय पिंड होते हैं ये सब हमारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य एक सौर मंडल का केंद्र स्थान है, और वो अत्यधिक बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, और उसके खिंचाव बल से ही, यानी कि उसके खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। जितने भी अन्य ग्रहों को उसी के बल से हम यहाँ पे रह सकते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश धरती पे ज़्यादा पड़ेगा तो हम उसकी ऊष्मा बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल के बस मतलब जल जाएंगे। लेकिन हम अत्यधिक तेज प्रकाश महसूस नहीं करते, क्योंकि जो नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है। ये लगता है नज़दीक है लेकिन हमसे बहुत दूर है। कितनी दूरी पर है? ये सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, आप यहाँ पे देखिए 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप जानते हैं थोड़ी सी है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पुरानी रोमन कहानियों में सोल मतलब सौर, सूर्य, ऊर्जा, सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ ही यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जिसको हम सौर ऊर्जा या सौर मंडल या सौर सिस्टम भी कहते हैं। अब शब्द की उत्पत्ति देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा लिखा है कि शब्द की भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग हम एक ही भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। पृथ्वी का विवरण यानी पृथ्वी के बारे में बताते हैं। इसमें भूगोल के बारे में हमें पृथ्वी के बारे में बताते हैं, पृथ्वी क्या है, उसमें कितने कहाँ कितना घूमती है, कितने डायरेक्शन में घूमती है, तो वही सब हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यह 2 ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। GE का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट दे दे, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन, और ओइड का पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है। अब यहाँ ग्रह के बारे में बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सबके हैं सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करने के लिए ट्रिक बताई गई है। यहाँ पे ये आप लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। यहाँ पे अगला पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि सौरमंडल के अन्य जो ग्रह है एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी कि एक सूर्य का जब चक्कर लगाते हैं तो निश्चित एक जगह सेंटर में लगा के उसका दीर्घवृत्ताकार यानी बड़े बड़े गोलाकार में चक्कर फैले हुए हैं, और इसको इनकी जो जिस स्थान पर ये होते हैं उनको हम कक्षा कहते हैं, क्योंकि बुध सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा है और अपनी कक्षा में भी सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है। शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, कितना पृथ्वी का, और उसका आकार और आकृति किसके समान है? पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, बहुत टाइम पहले कहते थे प्लूटो इसी का ही ग्रह है, लेकिन कुछ सर्च हुई खगोलीय पिंड में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कुछ पहले जो खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड थे उनको सब हम बोने ग्रह के रूप में माना लगा, यानी कि कहने लगे। यहाँ लिखा हुआ है कि आप जानते कि रात में आसमान को देखते ही मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मोहित इसलिए हुआ है कि खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में
अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते थे। खगोल शास्त्री जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्यभट्ट थे, प्राचीन समय में वो खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित हैं और सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। वो परावर्तित एक दूसरे पर निर्भर है और वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। आज के विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड की रहस्यों को खोजने में लगे हैं। जितने भी खगोल पिंडीय जो हमारे आचार्य हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्यभट्ट, प्राचीन समय के खगोल शास्त्री हैं, वो सब खगोल करके यानी कि सर्च करके ही हमें चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब अगर देख लें पृथ्वी यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा है। मैंने बताया था पृथ्वी सूर्य के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा है, यानी कि जो सूर्य से है तीसरे नंबर पे, यानी सूर्य है, ये सूर्य है, यहाँ पे मैं इधर मेंशन कर दी, सूर्य है और सूर्य से तीसरे ग्रह पे पृथ्वी है। पृथ्वी लेकिन आकार में तीसरे नंबर पर है, यानी 5वें नंबर पे है और 5वां बड़ा ग्रह माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो ध्रुवों के पास थोड़ी चट्टी हुई है, यानी कि जब हम पृथ्वी के आकार बनाते हैं, जब पृथ्वी बनाते हैं तो यहाँ जो ध्रुव होते हैं, ये ध्रुव जो सेंटर है यहाँ से थोड़ी चपटी हुई है, यानी कि शेप नीचे से यूँ चपटी हुई है। इसी कारण इसको भू आप कहा जाता है। भू आप का मतलब पृथ्वी के समान ही आकार, यानी पृथ्वी के समान आकार। भू आप का अर्थ पूछा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे पृथ्वी के बारे में है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति है, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ना तो अधिक गर्मी है ना अधिक ठंडा है। इसकी जलवायु पानी और दोनों उपस्थित है। इसकी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक हमें क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है? जब हम वायु में गैसें होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए ताकि हम सांस ले पा रहे और अच्छा जीवन। और पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है और उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको ध्यान में रखना है आपको। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसके आसपास हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी मौजूद है, क्योंकि पानी और वायुमंडल वायु की मात्रा मौजूद है, तो ऑब्वियसली है कि वो नीले रंग की दिखाई देगी। तो 2/3 सतह पर पानी से ढके होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पे एक रोचक तथ्य दे रखा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर गए थे और उनकी जो गए थे वो 2 जुलाई 1969 को गए थे। वहाँ पे चंद्रमा की सतह पर उन्होंने कदम रखा था। ये पॉइंट दे रखा है, आपको रीड करना है, ये नोट डाउन करना है छोटे छोटे नोट्स बना के, तो आपको याद रहेगा। अब बोल रहे हैं चंद्रमा क्या होता है। चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/3 कितना है? 1/3 है, यानी कि 1/3 से तक है। और इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य ग्रह पिंडों की अपेक्षा अधिक नज़दीक है। ये कितने किलोमीटर लगभग दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और आप अपनी पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देख रखे कि चंद्रमा को रॉकेट की सहायता से किस तरीके से प्रक्षेपण करके भेजा जाता है, फिर रॉकेट पर गिरना और फिर गिर के उस उपग्रह की कक्षा में प्रवेश करना, उसके बाद ही हमें ये सारी जो जानकारी होती है वो हमें मिल पाती है। लेकिन इतना आसान नहीं होता, ये सब के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारे वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए होते हैं। अब है उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह भी आपको मैंने बताया था कि उपग्रह के खगोलीय पिंडी होते हैं जो ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं। ये चारों के चारों चक्कर लगाते हैं और इनकी जो ऊष्मा और प्रकाश होते हैं जिस पर जैसे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक मानव निर्मित उपग्रह जो यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है, ये मानव निर्मित है कि मानव के द्वारा बनाया गया एक रॉकेट होता है। उस रॉकेट को हम कैसे पृथ्वी की सतह पर या उपग्रह पर भेज देते तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और कुछ एविडेंस मिल सके, कुछ नॉलेज मिल सके। उसी के प्रकार ये सब कह रहे हैं कि मानव निर्मित एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। उसका प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इसमें से इनके कुछ नाम हैं जिनके नाम लिखे हैं इनसैट, IRS, एडुसेंट इत्यादि। ये सभी इनके नाम हैं जो पृथ्वी की सतह पर भेजे गए थे। आगे देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? और जो हम अभी हमने आगे पढ़ा था जो बुध को चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में।
याद रखना। लगभग इतने ही समय में अपने कक्ष में एक चक्कर पूरा करता है। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी पर जब चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा इसके आगे चक्कर लगाएगा, जब ऐसे गोल गोल घूमेगा तो कितने दिन का, 27 दिन का। और इतना ही समय वह अपने चक्कर लगाने में भी 27 दिन का ही समय लगता है। तो जो उस पृथ्वी से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी की सतह को देखेंगे और चंद्रमा को देखेंगे, सिर्फ हमें आधा ही भाग दिखाई देगा। यह बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ना तो वहाँ पे पानी है, ना वायु है, पत्थर, कंकड़, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और पूर्णिमा के दिन ये हमें छाया दिखाई देती है, जो हम कहते हैं, जिसको काली काली परछाई बोलते हैं। अगला दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह उन्हें कहते हैं जो तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। जो ये ग्रह होते हैं, ये पिंड होते हैं, ये इन्हीं से ही जुड़े होते हैं। इनसे टूटकर अलग हो जाते हैं तो इन्हीं को होता है। ये पिंड सबसे ज़्यादा जो हमें दिखाई देते हैं वो मंगल ग्रह और बृहस्पति कक्षाओं में बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा ये पिंड दिखा रखे पिक्चर में, और इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ग्रह के ही भाग होते हैं, लेकिन उनसे बहुत अधिक विस्फोटक होने के कारण उनसे अलग होकर टूट गए हैं। अगला क्या दे रखे है, उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्का पिंड के बारे में पढ़ते हैं कि उल्का पिंड जो हमारे होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं। छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं। यही पत्थर के टुकड़े इतने नज़दीक आ जाते हैं जो पृथ्वी पर गिरने लग जाते हैं। पृथ्वी पर गिरने की इस प्रक्रिया के दौरान वायु में एक प्रकार का घर्षण होता है, गर्मी होती है। गर्मी से आपस में गर्म होकर जल जाते हैं, और जल के कुछ पिंड तो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो कुछ बाहर धरती पर भी बड़े बड़े गड्ढे बनाकर धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। आगे देखिए, अगला बोल रहे हैं कि आकाश गंगाएं क्या होती हैं। क्या आपने तारों और खुले आकाश में एक बहुत सारे तारों के समूह देखे होंगे, फैली फैली सफ़ेद चट्टियों के तारे देखे होंगे। उन तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। इसको मिल्की वे भी कहते हैं। हमारे सौर मंडल में आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत की इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार नाम आकाश गंगा पड़ा। बहती नदी से मतलब इसका नाम पड़ा, इसी वजह से पड़ा। और आकाश गंगा में हजारों करोड़ों तारे भी हैं, बादल भी हैं, गैस भी है। इस प्रकार लाखों लोग मिलकर ही आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जितने भी तारे हैं, हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सारे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। और इस प्रकार आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं कि ब्रह्मांड में और क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, यानी कि हम इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आए, सिंपल सोबर क्वेश्चन आए। ऐसे ही हर वीडियो में एक चैप्टर होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे, ताकि आपका सारे के सारा सिलेबस कवर हो जाए। और मैं कोशिश करूँगी कि इस 2 मंथ में आपका SST कंप्लीट करवा सकूँ, जितनी कोशिश होगी आज की। अब देखते हैं क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। लेट्स सी। पेपर के क्वेश्चन हैं, और जो मैं चैप्टर पढ़ाया था ज्योग्राफी का क्लास 6 का, उसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही थी कैसे आए थे, किस टाइप के आए थे क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल सके कि SST में सीधे सीधे क्वेश्चन, थोड़ा सा उनका जो क्वेश्चन का जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट नहीं कह सकते हम, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट पैटर्न होता है या क्वेश्चन का जो कुछ चेंज कर देते हैं, तो किस तरीके से करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, दिए गए कथन A व B को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है कि पृथ्वी का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है पृथ्वी का खिंचाव बल पृथ्वी का नहीं होता, क्योंकि जो सौरमंडल में सूर्य का जो खिंचाव बल होता है वो सौरमंडल को बांधे रखता है। पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। दूसरा कह रहे हैं कि बाहरी सूर्य से दूर होते हैं, चट्टानों से। कभी भी बाह्य ग्रह सूर्य से दूर जरूर होते हैं, चट्टानों से नहीं बने होते, वो तरल पदार्थ और गैसों से बने होते हैं, जिसके कारण से दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत है। दोनों ही ऑप्शन हमारे जो होगा, तो हमारा जो गलत ऑप्शन है वो 4th आंसर होगा इसका, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश को अनुभव नहीं करते, क्योंकि वो दूर होते हैं। क्योंकि हमेशा जो सूर्य की रोशनी होती है इतनी गर्म होती है कि हम
जो रोशनी होती है, सूरज की गर्मी जो होती है, उसके कारण से हम जो हमसे डन होगा, इसलिए वैसे नहीं करते क्योंकि वो दूर होते हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन बोल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, ये राइट है। दूसरा ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन दे रखे कि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे हम सप्तऋषि भी कहा जाता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। और समझ ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। ध्रुव तारा कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता, वो एक ही स्थान पर रहता है। डी ऑप्शन दे रखा है चंद्रमा अलग अलग समय में अलग अलग काल में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। ये राइट, ये आंसर भी राइट है, ये भी राइट है। यानी कि राइट आंसर जो हमारा है वो है हमारा राइट आंसर ए, डी और डी ऑप्शन है। ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता, ध्रुव तारा एक ही स्थान पर रहता है, इसे डी। यानी कि राइट हमारा जो ऑप्शन है वो ए है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यह है कि दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचाने। पहचाने क्या मतलब होता है, जो होता है जो वे गैसों के बने होते हैं, वे गैसों के बने होते हैं, अपनी रोशनी, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, वे बड़े बड़े और गर्म होते हैं। यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही है। अब इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि खगोलीय पिंड आकाश गंगाएं जो होती है, असंख्य तारे मिलकर आकाश गंगा होते हैं। तारे जो होते हैं इसका राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि तारों की अपनी गैसें बनती है। सूर्य भी एक तारा माना जाता है, इस प्रकार से वो अपनी गर्मी और महसूस करते हैं, बड़े आकार के होते हैं। ग्रह तो ये होता है कि जिसकी एक ग्रह उपकरण होते हैं अलग होते हैं, और ग्रह वो इन्हीं ग्रहों के, इस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह भी ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है तारे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कौन सा आगे क्वेश्चन आया कि सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चारों में से कौन सा सही है उस पर टिक लगाना है। तो पहला लिखा है सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं। ये तो सीधा सीधा गलत ऑप्शन है क्योंकि सौरमंडल कभी भी 8 ग्रह नहीं होते, उसमें भी और ग्रह होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को मिलकर तब सौरमंडल का प्रयोग होता है। सेकंड दे रखा है सूर्य 8 ग्रह उपग्रह शुद्ध ग्रह उल्कापिंड परिवार बनाते हैं। यानी कि जो ये ऑप्शन दे रखा है ये कुछ हद तक सही है। आगे भी देखेंगे क्या ऑप्शन दे रखा है इसे। अगला देखिए सूर्य 10 ग्रह तो होते नहीं हैं, 8 ग्रह थे। पहली ऑप्शन गलत हो गया। बाकी उपग्रह शुद्ध ग्रह उल्कापिंड बाकी सारे ठीक है, तो इसका आंसर गलत है, ये वाला भी गलत है। अगला है सूर्य और ग्रह सौरमंडल का। सूर्य और ग्रह के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिलकर ही हमें सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा है सूर्य 8 ग्रह उपग्रह शुद्ध ग्रह और उल्कापिंड सौरमंडल बनाते हैं। आज की वीडियो में इतने ही। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। सिर्फ जो क्वेश्चन का तरीका होता है वो घुमा के दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। इसीलिए एसएसटी को हो सके तो डीपली एक एक लाइन पढ़िए, क्योंकि ये आजकल जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। आपने देखा है कि पिछले जो वीडियो मैंने अभी जो क्वेश्चन दिखाए हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें ए बी सी दे देंगे, आपको कहीं से भी उठा के दे देंगे, आपको बताना है कि इसमें से ये सही है। मिलाव चिन्ह दे देंगे, मतलब ये अलग अलग टाइप जो होते हैं क्वेश्चनों के उस तरीके से दे रहे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देते हैं, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन दे देते हैं, जिसमें एक ऑप्शन दे देते हैं पढ़ के कि ये वाला कंक्लूजन है और इसका राइट है, तो इसका कथन बताइए कि इसका हद तक सही है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगली जो क्लास होगी वो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगी, और कुछ रीज़न के कारण से मैं क्लास नहीं दे पाई हूँ। और अगली वीडियो मिलेगी जल्द ही आपको, जैसे भी टाइम मिलेगा वैसे ही आपको टेलीग्राम पर मैं लिख के शो कर दूंगी कि वहाँ पे आप लिंक पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन सा चैप्टर होगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि शाम तक 2 वीडियो आपको डेली 2 वीडियो मिले, अगर मेरी कोशिश यही रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।